तो फाइनली वो मूवी आ चुकी है जिसका मुझे कब से इंतजार था। हे गाइस, इट्स मोर्टल प्रिज्म और आज के वीडियो में मैं इविल डेड बर्न की मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बताऊंगा, इसके एंडिंग्स के बारे में बताऊंगा, इसमें दिखाए गए पोस्ट क्रेडिट सीन्स और ईस्टर एग्स के बारे में बताऊंगा। जहां पर वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट की वार्निंग, क्योंकि यहाँ पर मैं मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ पर हैवी स्पॉयलर्स होंगे, तो उसी के हिसाब से आप ये वीडियो देखिए। वेल, इसी के साथ बिना ज्यादा समय वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम जोसेफ नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो कि अपने घर के एटिक में मौजूद रहता है, जहां पर कई सारे पुराने सामान रखे गए थे। वो एक ओल्ड टेप रिकॉर्डर को चालू करता है और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनता है, जहां पर ये रिकॉर्डिंग उसके ग्रैंडफादर बेंजामिन प्राइस ने रिकॉर्ड की थी। जहां पर बेंजामिन बताते हैं कि पेशे से वो एक प्रोफेसर है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते थे, जहां पर वो आगे जाके द सर्कल ऑफ वाइज मैन से कनेक्ट हुए, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक सीक्रेट कल्ट है, जिन्हें एक एंशिएंट कर्स बुक नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस मिला है, यानी कि द बुक ऑफ डेड। जहां पर द सर्कल ऑफ वाइज मैन के जो लोग हैं इस बुक के मंत्रों को पढ़ने लगे। ऐसे में बेंजामिन ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने बेंजामिन की बातों को इग्नोर किया एंड इस बुक के मंत्रों को पढ़ा, जो कि थे कुंडा, एस्ट्राटा, मोंटोसे एंड कांडा, जिससे कांटेरिन डीमन आजाद हो गया, जो कि इंसानी होस्ट की तलाश में है ताकि उन्हें पोजेस करके वो दुनिया में कहर ला सके। अब अगर आप इविल डेड की फ्रेंचाइज से वाकिफ हो तो आपको पता है कि इस फ्रेंचाइज में जो भी सारी चीजें हो रही है वो इसी किताब के कारण हो रही है। ऑल्सो यहाँ पर द सर्कल ऑफ वाइज मैन की जो बात की गई है वो एक्चुअल में एक तरह का ईस्टर एग है। असल में इविल डेड फ्रेंचाइज की जो तीसरी मूवी है आर्मी ऑफ डार्कनेस, जो कि 1992 में आई थी, तो उसमें हमें एक वाइज मैन नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एशले विलियम्स की मदद करता है इविल को हराने में। तो बेसिकली वही का ईस्टर एग जो है यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रोफेसर बेंजामिन प्राइस की बात की गई है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमें सुनने को मिलती है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा सिमिलर है पहले इविल डेड मूवी से, जो कि 1981 में आई थी, क्योंकि उसमें भी एशले को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें प्रोफेसर रेमॉन जो है ये सारी चीजें बता रहे होते हैं कि उन्हें नेक्रोनोमिकॉन मिला एंड कैसे इससे डीमन आजाद हो गया। तो फिल्म के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे रेफरेंसेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया गया है एंड ऐसे कई सारे ईस्टर एग्स हमें आगे भी इस मूवी में देखने को मिलते हैं। जहां बेंजामिन बताता है कि सर्कल ऑफ मैन ने साथ मिलकर एक कांडेरियन ड्रैगर को क्रिएट किया, जो कि एकमात्र ऐसा वेपन है जिसकी मदद से इन शैतानों को, इस इविल को रोका जा सकता है। लेकिन कांडेरियन डीमंस को इसके बारे में पता चल गया एंड वो इस खंजर की तलाश में है ताकि वो इसे डिस्ट्रॉय कर सके। यहीं पर बेंजामिन की रिकॉर्डिंग में हम ये चीज भी सुनते हैं, जहां वो बताता है कि उसने उस खंजर को जो है कई जगह पर कवर करके, सील करके जो है छुपा दिया है, लेकिन अगर वो खंजर एक्सपोज हो जाता है तो इविल को उसके बारे में पता चल जाएगा एंड वो उसे महसूस करते हुए, सूंघते हुए जो है उस खंजर की ओर जाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर खंजर एक्सपोज हुआ तो शैतान वापस आएगा। अब करंट टाइम में जोसेफ जो है उस डैगर को ढूंढ लेता है एंड उसके कवर वगैरह को वो रिमूव करता है, जिसके कारण वो डैगर अब एक्सपोज हो चुका था, यानी कि अब शैतान वापस आएगा। अब यहाँ से सीन कट होता है एंड हमें एक रिवर वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो फिशरमैन फिशिंग कर रहे होते हैं। यहीं पर पहला जो फिशरमैन रहता है उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाता है ताकि वो आराम से शांति से बात कर सके। यहीं पर जो दूसरा फिशरमैन रहता है वो फिशिंग वगैरह करता है एंड ऐसे में किसी तरह का ऑब्जेक्ट या किसी तरह की मछली जो है उसकी फिशिंग रॉड में अटकती है, जिससे वो पर्सन जो है पूरी ताकत लगा के खींचता है, लेकिन वो कोई मछली नहीं निकलती है, बल्कि एक इंसानी सर, एक ह्यूमन हेड रहता है। एंड ये हेड बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा था उस फीमेल कैरेक्टर से, जो कि हमें इविल डेड राइज के स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, जहां पर एक डेराइट जो है उसके सर के ऊपरी हिस्से को जो है पूरी तरह से चीर देती है। तो हो सकता है कि उसी लड़की का हेड था, लेकिन ये चीज मैं दावे से नहीं कह सकता। एनीवेज, यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा डर जाता है एंड अपने दोस्त को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे में उस फिशिंग का जो हुक और स्ट्रिंग है वो उस पर्सन के चेहरे पे लपेट जाता है एंड फिर इसके बाद किसी तरह का फोर्स जो है उस पर्सन को उस स्ट्रिंग के थ्रू खींचते हुए नदी के अंदर ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो पर्सन जो कि कॉल करने के लिए गया था वो वापस आता है, जहाँ पर शायद इस पर्सन का नाम लियो रहता है। अब लियो नोटिस करता है कि इसका दोस्त वहाँ पर मौजूद नहीं है एंड वो अपने दोस्त को ढूंढने लगता है। अचानक से उसकी नजर नदी के बीचों बीच पड़ती है, जहाँ पर उसका दोस्त पानी में डूब रहा होता है। ऐसे में लियो बोट पे चढ़ के अपने दोस्त के पास जाता है एंड उसकी बॉडी को ड्रैग करके बोट पर लाता है, लेकिन लियो अपने दोस्त को देखकर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसकी दोस्त की सिर्फ अपर बॉडी मौजूद थी एंड लोअर बॉडी किसी ने चीर दिया था। अब अगर आप हॉरर मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं तो शायद आपको पता होगा कि ये जो सीन है वो लेक प्लेस के पहले चैप्टर, यानी कि जो मगरमच्छ वाली मूवी थी वो, जहाँ पर उस मूवी के स्टार्टिंग के सीन में भी हमें एग्जैक्ट ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है। तो ये फिल्म जो है बाकी मूवी के रेफरेंसेस को भी यहाँ पर प्रेजेंट करती है। इंटरेस्टिंग। एनीवेज, ये सारी चीजें देखकर लियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड वो सोच ही रहा होता है कि ये कैसे हुआ। तभी उसकी नजर जो है नदी के पानी में पड़ती है, जहाँ पर वो किसी लेडी के सर को देखता है, जो कि पानी से झांक कर उसे ही घूर रही होती है एंड फिर अचानक से वो पानी के अंदर चली जाती है। इससे पहले लियो को सोच पाता कि यहाँ क्या चल रहा है, वो लेडी जो है बोट के साइड में आ जाती
है एंड बोट को पकड़ के इतनी जोर से खींचती है कि पूरी बोट पलट जाती है एंड लियो नदी में गिर जाता है। अब लियो जो है पानी में तैरते हुए इधर उधर देखने लगता है कि वो लेडी उसके आसपास तो नहीं है, लेकिन फिर लियो की नजर जो है रिवर साइड की वुडन डॉग पर पड़ती है जहाँ पर वो लेडी उसी वुडन डॉग के पास खड़ी थी। एंड आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कोई पर्सन नहीं है बल्कि एक डेडाइट है एंड ये वही सेम डेडाइट लग रही है जो कि हमें इविल डेड राइज में देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि सीन वही से कनेक्टेड हो। अब इससे पहले लियो वहां से कहीं से भाग पाता, वो डेडाइट जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां के पानी को बॉईल करने लग जाती है एंड टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि लियो की जो स्किन है वो बुरी तरीके से जलने लगती है, जहाँ पर लियो जैसे तैसे करके जो है किनारे तक पहुंचता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से जल गई थी एंड पेन इतना ज्यादा था कि लियो वहीं पर दम तोड़ देता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये डेडाइट्स होता क्या है। तो इविल डेड के यूनिवर्स के अंदर जब भी एक कांडेरन डीमन जो कि नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस के थ्रू जो है समन होता है, तो वो डीमन सबसे पहले ह्यूमन होस्ट या फिर कोई लिविंग क्रीचर को ढूंढता है एंड उसको पोजेस करता है। जहाँ पर जब वो डीमन उसे पोजेस कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो उसे डेडाइट्स बोला जाता है। जहाँ पर हमें फिल्म में दो तरीके से डेडाइट्स बनते हुए दिखते हैं। पहला ये कि कांडेरन डीमन डायरेक्टली किसी ह्यूमन होस्ट या फिर लिविंग क्रीचर को पोजेस करे तब, या फिर कोई दूसरा डेडाइट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो किसी दूसरे पर्सन को या फिर क्रीचर को जो है ब्रूटली खत्म करे या फिर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करे, या फिर उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा चाहे ब्लड हो या फिर कुछ और दूसरे पर्सन की बॉडी में जाए, तो वो भी डेडाइट्स बन जाते हैं। जिसके बाद हम उसी डेडाइट को जो है लियो के बॉडी से पास से गुजरते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो डेडाइट जो है वहां से चलते हुए रोड साइड में पहुंच जाती है एंड वहीं पर खड़ी रहती है, मानो कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अब यहाँ से सीन चेंज होता है एंड हम बार प्लस रेस्टोरेंट के एरिया को देखते हैं, जहाँ पर हम मूवी के कुछ कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, जो कि रहती है एलिस जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है, विल जो कि एलिस का पति है, जोसेफ जो कि विल का भाई है एंड थिया जो कि जोसेफ की गर्लफ्रेंड है। जहाँ पर ये लोग इस जगह पर स्पेशली जोसेफ का बर्थडे मनाने के लिए आए थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि जोसेफ और एलिस जो है एक दूसरे से काफी ज्यादा बात कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा हंस रहे हैं एंड विल ये चीज देखकर जो है काइंड ऑफ जेलस फील कर रहा था। अब यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, एलिस और जोसेफ की शादी हुई थी तब स्टार्टिंग में सारी चीजें ठीक थी, लेकिन आगे जाके इन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़े होने लग गए एंड इवन विल जो है एलिस के ऊपर अब्यूज भी किया था एंड इसके कारण ये कहने के लिए तो साथ में है लेकिन इमोशनली एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर। तो विल को जो है एलिस का जोसेफ के साथ इतना ज्यादा घुलना मिलना जो है उतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इसे इग्नोर करते हुए विल जो है जोसेफ को उसका गिफ्ट देता है जो कि रहता है क्लासिक इंक पेन एंड जोसेफ ये चीज देखकर उतना ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन यहाँ पर विल ये चीज बोलता है कि ये गिफ्ट उसने इसीलिए दी है ताकि वो अपनी अगली बुक जल्दी से खत्म कर सके। हमें ये चीज पता चलती है कि जोसेफ एक स्ट्रगलिंग राइटर है एंड उसने कुछ किताबें लिखी भी है, लेकिन वो जिस काम नहीं की, इसलिए जोसेफ अपनी अगली किताब जल्दी से खत्म कर ले, इसलिए विल ने ये गिफ्ट दिया था। लेकिन विल ने जिस तरीके से गिफ्ट दिया और जो चीज उसने बताई उससे ऐसा लग रहा था कि वो जोसेफ को प्रेज नहीं कर रहा है बल्कि उल्टा उसे वो ताने दे रहा है। अब यहाँ पर एलिस भी जो है जोसेफ को एक गिफ्ट देती है जो कि रहती है एक फोटो जो कि जोसेफ और थिया की थी एंड ये चीज जोसेफ को बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन विल को इस चीज से भी प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि उसकी गिफ्ट की तो उसने तारीफ भी नहीं की और वो एलिस की गिफ्ट की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है एंड फिर यही से मामला गर्म होने लग जाता है, जिसके बाद विल और एलिस के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लग जाता है एंड फिर विल जो है इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो गाड़ी लेकर अकेले वहां से निकल जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि विल जो है बहुत तेजी से कार चला रहा होता है एंड वो उसी रोड से जा रहा होता है जहाँ पर वो डेडाइट मौजूद थी, जहाँ पर वो डेडाइट भी तभी रिस्पॉन्ड करती है जब विल की कार नजदीक आ रही थी, जैसे कि मानो वो विल का ही इंतजार कर रही थी। जिसके बाद डेडाइट अचानक से रोड के बीचों बीच आ जाती है एंड विल की कार इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि विल जो है कार को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उस डेडाइट को ठोक देता है, जिसके कारण एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है जहाँ पर विल को चोट तो लगती है लेकिन वो बच जाता है एंड वो ये सारी सिचुएशन देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अचानक से वो डेडाइट जो है विल का नाम पुकारने लगती है एंड बोलती है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया है एंड अचानक से उस डेडाइट का जो सर है उसके धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो सर जो है बात कर रहा था एंड विल ये चीज देखकर एकदम हैरान एकदम शॉक हो जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है, ये अभी भी कैसे बात कर रही है। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता, वो डेडाइट जो है अपनी पावर की मदद से उस कार में आग लगा देती है जिसमें वो डेडाइट भी जल जाती है एंड विल भी जल जाता है। अब इस हादसे को हुए कुछ दिन बीत चुके थे, जिसके बाद एलिस और विल की फैमिली के बाकी लोग जो है एक फ्यूनरल होम में पहुंचते हैं जो कि उनके पुराने घर के पास में था। वैसे यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर विल के जो पेरेंट्स है एडगर और सूजन, वो एलिस को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि एलिस और विल की जो है लव मैरिज हुई थी, जहाँ पर पहले तो ये लोग उसके खिलाफ थे लेकिन विल की खुशी के लिए वो एलिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहाँ पर फिर आगे जाके विल और एलिस के बीच में झगड़े वगैरह होना शुरू हो गए थे एंड ये सारी चीजें एडगर और सूजन को पता भी थी, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। उन्होंने काइंड ऑफ ये चीज इग्नोर की एंड अब जब विल गुजर चुका है तो वो इस
इस सब के पीछे का कारण जो है वो एलिस को मानते हैं, जबकि एलिस ने तो कुछ भी ऐसा किया नहीं था। वैसे यहाँ पर कोई भी ये चीज बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो एलिस को ही ब्लेम करते थे एंड एलिस को ही इन सारे प्रॉब्लम्स का कारण मानते थे। इसके अलावा यहाँ पर हम पॉली के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो कि विल की दादी रहती है, जहाँ पर इसे अल्जाइमर है, जिसके कारण ये चीजें भूलने लग गई थी, लोगों को भूलने लग गई थी, जहाँ पर उसे ये चीज पता भी नहीं है कि विल जो है गुजर चुका है एंड वो यहाँ पर उसके फ्यूनरल के लिए आए हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है एंड हम सूजन को एक स्पीच देते हुए सुनते हैं, जहाँ पर विल के रिगार्डिंग एक बहुत ही इमोशनल स्पीच देती है एंड वो बोलती है कि वो अपने बेटे से वापस से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जहाँ पर ये चीज बताती है कि सूजन जो है अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड उसके गुजर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी है। नॉट ओनली सूजन पर एडगर भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। लेकिन हम यहाँ पर एलिस को नोटिस करते हैं कि उसे उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लाइक उसके चेहरे पे कुछ खास इमोशन भी नहीं दिख रहे हैं, साथ ही साथ वो जो है एक प्रॉपर ड्रेस कोड में भी नहीं आई थी, वो हुडी पहन कर आ गई थी। जहाँ पर सूजन के स्पीच के बाद जो है उस फ्यूनरल होम की जो कोऑर्डिनेटर है वो एलिस को बुलाते हैं कि वो भी विल के लिए कोई स्पीच बोले, लेकिन एलिस बोलती है कि उसने तो कोई स्पीच तैयार ही नहीं की है एंड ये चीज बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि एलिस जो है वो विल की पत्नी है, इसके बावजूद भी उसने कोई स्पीच तैयार नहीं की। जिसके बाद आखिरी में जो है विल का फेवरेट सॉन्ग बजाया जाता है, जहाँ पर ये सुन के जो है बाकी फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा दुखी थे एंड पॉली इस सॉन्ग को सुनकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो फ्यूनरल ऑपरेटर है, जो कि डिसीज बॉडीज वगैरह का क्रिमेशन करता है, वो विल की कॉफिन को जो है फर्नेस में डालने वाला रहता है कि तभी एडगर वहां आ जाता है एंड वो बोलता है कि वो अपने बेटे से एक आखिरी बार मिलना चाहता है एंड उसे गुड बाय बोलना चाहता है। वो ऑपरेटर बोलता भी है कि आप ऐसे नहीं आ सकते हो, लेकिन ऐसे में एडगर डिमांड करने लगता है कि वो एक आखिरी बार अपने बेटे से मिलना चाहता है। जिसके बाद वो ऑपरेटर बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ एंड फिर वो वहां से बाहर निकल जाता है। अब एडगर जो है कॉफिन के पास जाता है एंड अपनी सारी बातें बोलता है एंड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जो है वहां पर ठक ठक की आवाज आती है, तो एडगर को लगता है कि वो ऑपरेटर वापस आ गया है एंड वो दरवाजा खटखटा रहा है। तो एडगर जाता है एंड दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं रहता। फिर से ठक ठक की आवाज आती है, लेकिन इस बार ये आवाज कॉफिन के अंदर से आ रही थी। एडगर को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि ये उसका भ्रम है, तो वो नजदीक जाकर जो है ध्यान से सुनने लगता है एंड इस बार जोर से ठक ठक की आवाज आती है। तो एडगर को बिलीव हो जाता है कि उसका बेटा जिंदा है एंड वो जो है कॉफिन को तोड़ने लगता है विल को आजाद करने के लिए। लेकिन जैसे ही कॉफिन टूटता है तो विल का जलता हुआ हाथ एडगर को पकड़ लेता है, जिससे एडगर को बहुत ज्यादा पेन होता है एंड वो हाथ पीछे खींच लेता है एंड अचानक से विल की जो डिसीज बॉडी है वो खड़ी हो जाती है, यानी कि अब विल भी एक डेडाइट बन चुका है। उसी समय ऑपरेटर भी वहां आता है एंड विल की इस डिसीज बॉडी को खड़ा देखकर उसकी फटके 4 हो जाती है, जहां पर विल जो है उस ऑपरेटर को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर देता है एंड एडगर ये सारी चीजें बस देख ही रहा होता है। वो इतना ज्यादा शॉक था कि वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि विल डेडाइट बना कैसे। तो जो एक्सीडेंट वाला सीन था, जहाँ पर विल का जो है एक डेडाइट के थ्रू एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पर वो डेडाइट जो है खत्म होने से पहले नेक्रोनोमिकॉन के स्पेल यानी कि कुंडा, एस्टाटा, मोन्टोसे और कांडा बोलती है, जिसके कारण कांडेरियन डीमन विल को पोजेस कर लेता है एंड इवन वो विल की बॉडी जो है बुरी तरह से जल गई थी, तब भी विल जो है जिंदा था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम एडगर को जो है अपने कार के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एडगर जो है पोजेस्ड हालत में दिख रहा था एंड ये चीज सेंस भी बनाती है, क्योंकि इसके पहले के सीन में हमने देखा था कि विल ने जो है एडगर को इंजर्ड कर दिया था, यानी कि अब एडगर भी अब डेडाइट बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए एडगर अपने होश में रहता है। जिसके बाद एडगर, सूजन और पॉली एक कार में जाते हैं एंड जोसेफ, थिया और एलिस दूसरे कार में जाते हैं, जहाँ पर इस दौरान हमें ये चीज पता चलती है कि जोसेफ के पास एक हैंडगन भी है, जो कि वो कार के अंदर रखता है। इसके बाद सारे परिवार वाले जो है उस पुराने घर में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये घर जोसेफ के दादा बेंजामिन प्राइस का था एंड ये घर एडगर और सूजन ने जो है जोसेफ को दे दिया था, जहाँ पर जोसेफ भी इस घर के लिए इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसके दादा के रिगार्डिंग जितने भी रिसर्च वर्क थे वो यहीं पर मौजूद थे एंड जो जोसेफ है वो अपने दादा के रिसर्च के ऊपर ही बुक लिख रहा था। जहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोसेफ जो है एटिक की ओर जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि एटिक का दरवाजा खुला हुआ है एंड जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि सूजन वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर सूजन जोसेफ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसने अभी भी उसके दादा का सामान वहाँ पर संभाल के रखा था एंड यहाँ पर हमें सूजन के थ्रू ये चीज पता चलती है कि बेंजामिन ने जो है अपने रिसर्च वगैरह के लिए अपने फैमिली को ही अबैंडन कर दिया एंड उसके बाद वो पूरी दुनिया में इधर उधर घूमने लगा एंड इस चीज के कारण जो है सूजन और एडगर जो है बेंजामिन को पसंद नहीं करते थे एंड इवन दो बेंजामिन गुजर चुका है, वो उसके सामान को भी यहाँ रखना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते जोसेफ को ना चाहते हुए भी वहाँ पर रखे हुए सामान को जो है इकट्ठा करना पड़ता है, जिसमें बेंजामिन का जर्नल भी था एंड उसे वो प्लास्टिक बैग में डालकर नीचे की ओर लेकर जाता है।
जहाँ जोसेफ देखता है कि थिया पॉली की मदद कर रही होती है ताकि वो स्टेयर लिफ्ट से ऊपर के कमरे में जा सके। लेकिन यहाँ पर पॉली जो है वो थिया पर ही भड़क जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि थिया एक चोर है। पता नहीं पॉली को ऐसा क्यों लगता है कि थिया एक चोर है एंड वो उसके पैसे चुराना चाहती है। जहाँ पर जोसेफ सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन सिचुएशन कंट्रोल होती नहीं है। जिसके बाद सूजन वहाँ पर आकर सारी सिचुएशन को हैंडल करती है एंड इसके बाद जोसेफ जो है सीधे घर के बाहर वाले स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर एडगर मौजूद था एंड वो ग्रास कटर को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन ग्रास कटर ऑन नहीं होता। जहाँ पर जोसेफ वो पॉलिथीन बैग को वहाँ पर रखता है एंड वो एडगर को बोलता है कि ग्रास कटर में फ्यूल नहीं है, वो फ्यूल भर देगा। लेकिन यहाँ पर एडगर ग्रास कटर लेकर सीधे घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ पर ग्रास कटर का फ्यूल था। एडगर के अंदर का जो शैतान है, ईवल जो है, उसके ऊपर हावी होने लगा था। जहाँ पर एडगर वहाँ से फिर एक चाकू निकालता है एंड उसके थ्रू अपने आप को अनअलाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन ये चीज एलिस देख लेती है एंड वो एडगर को रोकती है। जहाँ पर फिर एडगर होश में आता है एंड वो एलिस को रिक्वेस्ट करता है कि इसके बारे में वो किसी को कुछ भी ना बताए। जहाँ पर एलिस एग्री करती है लेकिन इसके साथ वो एडगर के पास का चाकू अपने पास ले लेती है एंड उसे जेब में रख लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैमिली के सारे लोग विल और एलिस की वेडिंग वीडियोस को देख रहे होते हैं एंड पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं। जिसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पे डाइनिंग सीक्वेंस का जो पूरा एस्थेटिक है, जो लुक है, वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा था रेसिडेंट इविल 7 के डाइनिंग वाले सीन से। इसमें भी कोइंसिडेंस पे ये चीज फील हो रही थी। जिसके बाद सब लोग जो है डिनर करने के लिए बैठते हैं एंड ऐसे में एडगर जो है एलिस के हाथों को देखकर पूछता है कि उसकी वेडिंग रिंग कहाँ है, उसने उसकी वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहनी है, क्या उसने उसे बेच दिया है। जहाँ पर हम ये चीज भी देखते हैं कि एडगर का जो डॉग है वो एडगर को देखकर जो है थोड़ा डरा हुआ था और काफी बेचैन फील कर रहा था, मानो कि वो उसके अंदर की ईवल को महसूस कर पा रहा था। अब यहाँ पर एलिस जो है एडगर की ये बात सुन के बोलती कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एडगर टॉपिक चेंज करके ये बोलने लगता है कि तुम तो विल की फ्यूनरल में रोई तक नहीं, और हुडी और जीन्स में फ्यूनरल में कौन आता है। जहाँ पर एलिस को ये बात पसंद नहीं आई और वो अपना पॉइंट रखी रही होती है कि हम देखते हैं कि वो डॉग और भी ज्यादा बेचैन होने लगता है एंड ऐसे में एडगर अपने ही डॉग को धक्का दे देता है। जिस पर जोसेफ जो है एडगर को रोकता है एंड उसे शांत होने के लिए बोलता है। अब इस पॉइंट पे एडगर जो है जोसेफ को ही पॉइंट करके बोलने लगता है कि उसने विल को जो है अकेले गाड़ी में जाने से क्यों नहीं रोका। जिस पर जोसेफ बोलता है कि वो क्या कर सकता है, एलिस और विल का झगड़ा हुआ और ऐसे में विल अकेले गुस्से में निकल गया था। जहाँ पर एलिस ये चीज सुनकर जो है भड़क जाती है एंड वो बोलती है कि ये मेरी गलती है। जिसके बाद एलिस और जोसेफ के बीच में बहस होने लगती है। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि एडगर जो है एक कांटा चम्मच पकड़ के जो है अपने ही डॉग के ऊपर ब्रूटली अटैक करता है, जिसके बाद वो खुद भी अनकॉन्शियस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि थिया और जोसेफ जो है एडगर को लेकर शहर की ओर निकल रहे होते हैं ताकि वो एडगर को हॉस्पिटल में एडमिट कर सके। जहाँ पर थिया गाड़ी चला रही थी एंड जोसेफ जो है कैंची से बैंडेज वगैरह काट रहा होता है। यहीं पर थिया थोड़ी देर बाद फ्रंट मिरर से देखती है एडगर जो अनकॉन्शियस था वो अचानक से होश में आ जाता है एंड ये चीज देखकर जोसेफ भी हैरान था। जहाँ पर एडगर पहले तो जोसेफ के हाथ से वो कैंची लेता है एंड फिर वो थिया पर अटैक करना शुरू करता है। जहाँ पर जोसेफ एडगर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एडगर अब एक डेड एंड बन चुका था। जहाँ पर इस हाथापाई के दौरान होता क्या है कि गाड़ी जो है एक गड्ढे में जाके अटक जाती है। अब थिया तुरंत ही कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले वो निकल पाती एडगर जो है दरवाजे को तेजी से बंद करता है एंड ऐसे में थिया की उंगलियां जो है वो कट जाती है एंड इसके बाद भी एडगर रुक नहीं रहा था। जहाँ पर फिर फाइनली जोसेफ जो है उसके पास रखी गन को बाहर निकालता है एंड एडगर की ओर पॉइंट करता है। लेकिन एडगर को इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ पर मौका देकर थिया जो है कार में रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर को निकालती है एंड उससे एडगर पर अटैक करती है, जिससे कार में पूरा स्मोक फैल जाता है लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। जहाँ पर एडगर थिया को फिर से पकड़ लेता है एंड वो कार का हेडरेस्ट निकाल के थिया पर अटैक करने ही वाला रहता है। जहाँ पर जोसेफ अभी भी एडगर को रोक सकता था लेकिन वो भागना डिसाइड करता है एंड थिया सिर्फ उसे देखते रह जाती है। जिसके बाद एडगर थिया को ब्रूटली खत्म कर देता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजन और एलिस जो है एडगर के डॉग को जो है दफना रहे होते हैं। जिसके बाद एलिस शवल लेकर जो है स्टोर रूम में जाती है, वहाँ पर शवल रखती है लेकिन ऐसे में शवल गिर जाता है एंड कुछ सामान भी उसके थ्रू वहाँ पर गिर जाता है। अब एलिस जो है उन सामान को इकट्ठा करने लगती है एंड ऐसे में उसे एक जर्नल मिलता है एंड ये जर्नल बेंजामिन प्राइस का था, यानी कि जो जोसेफ के दादा थे उसका था। जहाँ पर उस जर्नल में कांडेडेन डीमंस और डेडाइट से होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में लिखा गया था एंड उनके रिगार्डिंग जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनके न्यूज़पेपर कटआउट्स वहाँ पर लगाए गए थे। और ये इस चीज से भी पता चलता है क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़पेपर हेडलाइन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा गया था कि एक कैबिन में 4 लोगों की अनअलाइव बॉडी मिली, जो कि डायरेक्टली ये चीजें जो है इविल डेड 1 जो कि 1981 में आई थी उससे कनेक्ट करती है, क्योंकि उसमें भी 4 लोग अनअलाइव हो गए थे एंड सिर्फ एशले ही बचता है। वेल ये भी हो सकता है कि ये मूवी जो है 2013 वाली इविल डेड से भी कनेक्टेड हो, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर एलिस उस बुक को और ज्यादा रीड करती है ना, ऐसे में उसे कुछ पेजेस मिलते हैं और ये पेजेस रहते हैं नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस का, यानी कि द बुक ऑफ डेड, जहाँ पर उस पेजेस में कुछ चित्र बने हुए थे एंड वहाँ पर कुछ स्पेल लिखे हुए थे जो कि था कुंडा
एस्टाटा, मोंटोसे एंड कांडा। जहाँ पर कुंडा डीमन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, एस्टाटा टू अवेक यानी जगने को रिप्रेजेंट करता है, मोंटोसे ग्रेट पावर ग्रेट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है एंड कांडा वॉयलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये स्पेल से जो है कोई भी कांडेलियन डीमन अपनी डीप स्लंबर से जग के ह्यूमन वर्ल्ड में आता है एंड ह्यूमन होस्ट को पोजेस करने के बाद वो डिस्ट्रक्शन और वॉयलेंस लेकर आता है। जहाँ पर एलिस पहले के 3 स्पेल तो पढ़ लेती है लेकिन आखिरी स्पेल नहीं पढ़ती है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि कोई एंटिटी तेजी से जो है उस स्टोर रूम की ओर बढ़ता है एंड वो रहता है एडगर का अनअलाइव डॉग, जो कि अब एक डेडाइट बन चुका है, जो कि एलिस के ऊपर अटैक कर देता है एंड एलिस जैसे तैसे करके अपने आप को उस डॉग से बचाती है। अब शायद तक आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि डॉग डेडाइट बना कैसे, जबकि एलिस ने पूरे स्पेल बोले ही नहीं। तो यहाँ पर ईवल जो है ऑलरेडी जग चुका है, तो इस स्पेल को बोलने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। बाकी इस पे बात करें कि ये डॉग डेडाइट बना कैसे, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर डेडाइट किसी दूसरे पर्सन या लिविंग क्रीचर को अनअलाइव करता है या फिर बुरी तरीके से इंजर्ड करता है, तो वो पर्सन भी या फिर वो क्रीचर भी एक डेडाइट बन जाता है एंड यहाँ पर भी हम वो चीज देख पाते हैं। इसके बाद हम किचन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सूजन डिश वॉशर वगैरह में धोने के बर्तन वगैरह रख रही थी। तभी सूजन को कुछ आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए वो किचन से बाहर निकलती है एंड ऐसे में वो एलिस को दरवाजे के पास देखती है। वो एलिस से पूछती है कि क्या हुआ एंड एलिस जो है एडगर के डॉग के बारे में बता ही रही होती है कि कैसे वो जिंदा हो गया, लेकिन उससे पहले ही जोसेफ दरवाजा खोल के घर के अंदर आता है, जहाँ पर जोसेफ काफी ज्यादा डरा और घबराया हुआ था। सूजन जोसेफ के पास जाती है एंड उससे पूछती है कि उसे इतने ज्यादा चोट वगैरह कैसे लगी, जहाँ पर जोसेफ इससे पहले कुछ बताता तभी कोई दरवाजा खटखटाता है एंड हम थिया की आवाज को सुन पाते हैं, जो कि बोलती है कि दरवाजा खोलो। ऐसे में एलिस दरवाजा खोलती है, लेकिन फिर जो चीज वो देखती है उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो लिटरली थिया को इंजर्ड हालत में देखती है, जहाँ पर उसके चेहरे में कार का हेडरेस्ट धसा हुआ था, जहाँ पर थिया बड़े आराम से उस हेडरेस्ट को बाहर निकाल लेती है, जैसे उसे दर्द महसूस ही ना हो रहा हो, यानी कि थिया भी एक डेडाइट बन चुकी है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि थिया जो है पहले कार के हेडरेस्ट को जो है रिमूव कर सकती थी, तो सबके सामने उसने ये चीज क्यों की? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि डेडाइट जो है सिर्फ अपने विक्टिम्स को खत्म ही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली टॉर्चर करते हैं, ब्रेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें ये सारी चीजें करने में काफी ज्यादा मजा आता है। एक तरह से उनके प्लेजर की तरह काम करता है। जिसके बाद थिया जो है डाइनिंग टेबल के पास जाती है एंड वहाँ से वोटिव कैंडल, यानी कि वो कैंडल जो कि एक ग्लास केस के अंदर होता है, उसे उठाती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉली थिया को ही घूर रही होती है कि मानो वो उसके पैसे चुरा लेगी। जिसके बाद थिया जो है उस कैंडल के मेल्ट हुए वैक्स को जो है पी जाती है, वो भी बड़े आराम से। जिसके बाद वो कैंडल रखती है एंड सूजन एलिस और जोसेफ पर अटैक कर देती है, जहाँ पर एलिस और जोसेफ जैसे तैसे करके थिया को रोकते हैं एंड बेसमेंट का दरवाजा खोल के उसे बेसमेंट में ढकेल देते हैं। जहाँ पर जब थिया नीचे गिरती है तो वो नॉर्मल होने का एक्ट करती है एंड इससे जो जोसेफ है वो फंसने ही वाला रहता है कि तभी एलिस जो है जोसेफ को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकालती है एंड वहाँ के दरवाजे को लॉक कर देती है, यानी कि इवल थिया का ये नाटक काम नहीं किया। जिसके बाद घर के सारे नॉर्मल लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर के बाहर वो देखते हैं कि एडगर बाहर ही मौजूद है एंड एडगर का डेड आई डॉग भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर फिर एडगर जोसेफ की गन को बाहर निकालता है एंड जोसेफ की ओर ही पॉइंट करता है एंड बोलता है कि विल किचगर तुम्हें खत्म हो जाना था। लेकिन इसके बाद एडगर जो है गन को अपने सर की ओर पॉइंट करता है एंड मल्टीपल टाइम शूट करता है, जिसके बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी एडगर जो है वहाँ पर शांति से खड़ा हुआ था। अब ये देखने के बाद सारे नॉर्मल लोग जो है घर के अंदर जाते हैं एंड घर के दरवाजे और खिड़की वगैरह को सील कर देते हैं। अब जोसेफ जो है अपने मोबाइल को चेक करता है, जिसमें कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। ऐसे में एलिस जोसेफ को बोलती है कि हम फंस चुके हैं। एक बार हम सूजन और पॉली को जो है डाइनिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर सूजन एलिस की आवाज सुनकर उसके पास जाती है एंड पॉली डाइनिंग रूम में अकेली होती है। तभी पॉली को कुछ आवाज आ रही होती है, क्योंकि थिया जो है बेसमेंट के दरवाजे को बहुत जोर से पंच मार रही थी एंड पंच मारकर वो दरवाजे के बीचों बीच एक होल क्रिएट कर देती है, जिससे झाँक कर वो बाहर क्या चल रहा है वो सारी चीजें देख रही होती है। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस सीन का रेफरेंस किस मूवी से लिया गया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये सीन लिया गया है कल्ट क्लासिक मूवी द शाइनिंग से। अब पॉली जो है बेसमेंट के दरवाजे के पास जाती है एंड वो थिया को काइंड ऑफ पहचान गई थी एंड वो बोलती है कि तुमने जो मेरी चीज चुरा ली थी उसे तुम वापस लौटाने आई हो ना। ऐसे में जो डेड आई थिया रहती है वो भी कंफ्यूज हो जाती है एंड वो भी हाँ पे हाँ बोलने लगती है कि हाँ मैं वही चीज लौटाने आई हूँ, दरवाजा खोलिए। जिसके बाद पॉली जो है दरवाजा खोलती है एंड थिया पॉली के ऊपर अटैक करती है। पॉली की आवाज सुन के सारे लोग वहाँ पर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पॉली सही सलामत थी, लेकिन थिया गायब हो चुकी है। अब एलिस और जोसेफ जो है थिया को ढूंढने लगते हैं एंड उन्हें थिया मिल भी जाती है, जहाँ पर थिया डाइनिंग रूम में होती है एंड वो अपने साथ एक ग्रास कटर और उसका फ्यूल लेकर आती है, जहाँ पर वो उस फ्यूल को वहाँ के वॉल पर जो है छिड़कने लगी थी ताकि वो उस जगह को आग लगा सके। यहीं पर जोसेफ एलिस से पूछता है कि कौन जाएगा, जिस पे एलिस बोलती है कि तुम ही जाओगे। तो जोसेफ रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी वो जाता है एंड वहाँ पर जो लैंप लाइट है उसे उठाता है एज ए वेपन के तौर पर एंड उसके वायर को प्लग से जोर से खींचता है, जिससे एक जोर से आवाज आती है एंड थिया वापस से गायब हो जाती है। इसके बाद जोसेफ और एलिस एक
दूसरे के चेहरे को ही देखने लगते हैं कि ठिया कहाँ गायब हो गई। तभी एलिस के चेहरे पर ब्लड के कुछ ड्रॉप गिरते हैं एंड ऐसे में जब एलिस सीलिंग की ओर देखती है तो वो देखती है कि ठिया सीलिंग से चिपकी हुई है एंड वहां से कूदकर वो डायरेक्ट एलिस के ऊपर गिरती है एंड उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। ऐसे में सूजन जोसेफ को बोलती है कि वो एलिस की मदद करे, लेकिन जोसेफ एक ही जगह पर फ्रीज हो गया था एंड ऐसे में ठिया बोलती भी है कि उसे पुकारने का कोई मतलब नहीं है, वो मदद करने नहीं आएगा। अब यहाँ पर सूजन जो है स्टेयर लिफ्ट के चेयर में बिठाकर स्टेयर लिफ्ट को चालू करती है, जिससे पॉली धीरे धीरे करके ऊपर जा रही थी। जिसके बाद सूजन जोसेफ के पास जाकर उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे में ठिया उन दोनों के सामने आ जाती है एंड वो बोलती है कि अपने बेटे से इतना प्यार मत करो, इसके पास कुछ है जो कि हमें चाहिए। एंड इसके बाद ठिया जो है उन दोनों को जो है पीटना शुरू कर देती है, अच्छे से धुलाई करती है उनकी। यहीं पर हम पॉली को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मैंने बोला था ना ये चोर है चोर। अब जोसेफ मार खाते खाते सीधे किचन तक पहुंचता है एंड वहां से वो एक इलेक्ट्रिक नाइफ उठाकर ठिया की तरफ पॉइंट करता है एंड ये देखकर ठिया हंसने लग गई थी एंड बोलती है कि अब तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई है। जहाँ पर जोसेफ धीरे धीरे करके पीछे चल रहा होता है एंड ठिया धीरे धीरे करके जोसेफ की ओर बढ़ रही होती है। अब यहाँ पर हमारा ध्यान जाता है कि सूजन ने जो डिश वॉशर खोला था वो अभी भी खुला हुआ है एंड सारे कांटे चम्मच और चाकू जो है सीधे रखे गए हैं। अब जोसेफ का इस चीज पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ठिया ये चीज देख लेती है तो ठिया जो है जोसेफ को डराती है एंड जोसेफ भी डर के मारे जो है फिसल जाता है, जिसके बाद वो सीधा डिश वॉशर पर गिरता है एंड सारे चाकू और कांटे चम्मच जो है जोसेफ के पीठ में धस जाते हैं। एंड इस चीज को वर्स बनाने के लिए ठिया जो है जोसेफ के ऊपर ही चढ़ जाती है एंड अपने बॉडी वेट के थ्रू जो है और ज्यादा फोर्स लगा के उसकी बॉडी को चाकू में धसाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले ठिया और कुछ ज्यादा करती, हम पॉली की आवाज सुनते हैं जो कि बोलती है कि ए लड़की जो चीज तुझे चाहिए ना वो मेरे पास है। एंड ठिया भी ये चीज सुनकर फिलहाल के लिए जोसेफ को छोड़ देती है एंड सीधे पॉली की ओर जाती है। अब पॉली ठिया को देखकर बोलती है कि उसने पैसे बिस्तर के नीचे छुपाए हैं, जाके ले ले। अब ठिया भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी एंड वो पॉली को बोलने लगती है कि तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है जो कि होना चाहिए। तुम्हारे पति ने बताया होगा कि उसने वो चीज कहाँ छुपाई है। जिसके बाद वो पॉली के डेंटल इम्प्लांट को निकालती है एंड फिर उसे अपने सलाइवा से लपेट के वापस उसके मुंह में लगा देती है। ये चीज बोलने में भी अजीब लग रही है। एनीवेज फिर हम देखते हैं कि ठिया जो है नोटिस करती है कि पॉली का जो प्रोस्थेटिक लेग है वो गायब है। ऐसे में ठिया पूछती है कि पॉली तुम्हारी टांग कहाँ गई। फिर हम देखते हैं कि एलिस जो है उसी प्रोस्थेटिक लेग की मदद से ठिया के सर पे वार करती है एंड ठिया तेजी से सीढ़ी से नीचे गिरती है। जहाँ पर इससे पहले ठिया वापस खड़ी होती, जोसेफ जो है एक स्टील के ऑब्जेक्ट से ठिया के सर पे वार करता है। अब इसके बाद ठिया जो है बोलती है कि सर्कल ऑफ वाइस मैन जो है हार गए। ये सुन के जोसेफ जो है और ज्यादा भड़क जाता है एंड फिर कंटिन्यूसली ठिया के सर पे वार करते रहता है अंटिल ठिया के सर की चटनी नहीं बन जाती। अब यहाँ पर एलिस जो है जोसेफ से पूछती है कि सर्कल ऑफ वाइस मैन क्या है, जहाँ पर जोसेफ पहले तो डिनाई करता है, लेकिन फिर वो बता देता है कि उसके जो दादा थे बेंजामिन प्राइस वो सर्कल ऑफ वाइस मैन से कनेक्टेड थे, जहाँ पर उन्हें एक नेक्रोनॉमिकॉन एक्स मोटिस नाम की किताब मिली जिसकी मदद से शैतान जो है आजाद हो गया। जहाँ पर जैसे तैसे करके उन्होंने जो है शैतान को रोका, लेकिन उसके दादा का मानना था कि शैतान वापस आएगा। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसके दादा के जितने भी सामान है वो एटिक में रखे हुए हैं एंड शायद वो ऑब्जेक्ट भी वहीं पर है जिनके पीछे ये शैतान पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम ये चीज भी देखते हैं कि एडगर जो कि अभी तक मूव नहीं कर रहा था वो अब मूव करने लग जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सूजन जो है पॉली को सुला रही होती है। सुलाने के बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है कि अचानक से पॉली उठती है एंड सूजन को उसके नाम से बुलाती है। और ये चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि जब से पॉली को अल्जाइमर हुआ है वो सूजन को दूसरे नाम से बुलाती थी। एंड ऐसे में वो पॉली के पास जाती है एंड फिर वो देखती है कि पॉली जो है काइंड ऑफ ठीक हो चुकी है, जिसे देखकर सूजन बहुत ज्यादा खुश होती है। अब शायद तक सूजन को पता चल गया था कि ये डेडाइट बन चुकी है, लेकिन वो ये चीज जो है मन ही मन डिनाई करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सूजन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो था उसका परिवार। अचानक से हम देखते हैं कि एडगर भी जो है खिड़की तक पहुंच चुका है एंड सूजन जो है खिड़की खोल कर जो है एडगर को अंदर आने देती है। अब सूजन जो है नीचे आती है एंड जोसेफ के पास जाकर बोलती है कि अब सब ठीक है, वो उसे बता दे कि उसने उसके दादा का सामान कहाँ छुपा के रखा है। जहाँ पर जोसेफ बोलता है कि आपने ही तो बोला था कि वो सामान को बाहर निकाल दे, लेकिन सूजन जानती थी कि जोसेफ जो है झूठ बोल रहा है। इसके बाद सूजन जो है साफ साफ बोलती है कि वो हमें बता दे कि उसने कांडेलियन डैगर कहाँ छुपा के रखा है। एंड जैसे ही सूजन ये चीज बोलती है वहाँ की लाइट फ्लिकर करने लग जाती है एंड एडगर जो है जोसेफ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एलिस को भी पकड़ के उसके ऊपर भी अटैक करता है एंड इससे एलिस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। अब ये चीज देखकर सूजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि एडगर ने वादा किया था कि वो जोसेफ के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन एडगर एक डेडाइट है तो उसके लिए वादा वगैरह जो है मायने नहीं रखता है। जिसके बाद वो सूजन के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है एंड उसके बाद वो जोसेफ को पकड़ के उसके चेहरे को ठिया के ब्लड में डुबाने लग जाता है। ऐसे में जोसेफ आखिरी में बोलता है कि उसे पता है कि कांडेलियन डैगर उसने कहाँ छुपा के रखा है, जिससे एडगर
कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन इतनी देर में जोसेफ जो है विल के दिए हुए पेन को निकालकर एडगर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। एंड फिर इस चीज के बाद एडगर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि अब वो जोसेफ को और भी बुरी तरीके से पीटने लग गया था। अब यहीं पर एलिस जो है उसे होश आता है एंड वो यहाँ पर क्या कहर चल रहा है वो सारी चीजें देखती है, जिसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टेक देखने को मिलता है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था, जहाँ पर फाइनली होता क्या है कि एलिस जो है एक जगह पर छुप जाती है एंड जब सारी चीजें शांत होती है तभी वो वहाँ से बाहर निकलती है। अब एलिस की नजर ग्रास कटर पे पड़ती है जो कि एडगर ने स्टार्टिंग के सीन में वहाँ पर रखा था। तो एलिस जो है उस ग्रास कटर में फ्यूल भरती है एंड उस ग्रास कटर को यूज करती है, जिसके बाद उस ग्रास कटर को लेकर वो ऊपर वाले एरिया में पहुंचती है जहाँ पर वो सूजन को घायल हालत में देखती है। एंड तभी पॉली जो कि डेड बन चुकी है वो एलिस के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर एलिस फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉली उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देती है एंड उसके फेस को ग्रास कटर के ब्लेड के पास रख देती है, जहाँ पर एलिस को जो है जोसेफ का पेन मिलता है एंड उस पेन से वो उसके ऊपर अटैक करने वाली रहती है कि पॉली जो है उसी पेन को उठाकर एलिस के कान में स्टैब करती है। एंड इसके बाद पॉली जो है सूजन को बोलती है कि वो इस ग्रास कटर का बटन दबाए एंड पॉली जो है सूजन को एलिस के खिलाफ भड़काने लगती है कि उसकी पूरी फैमिली जो है एलिस के कारण ही खत्म हो गई है, तो तुम भी इसे खत्म कर दो। जहाँ पर सूजन ये चीज करने ही वाली रहती है कि एलिस को जो है एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसे वो पॉली की आंखों में स्टैब कर देती है एंड इससे थोड़ी देर के लिए पॉली का जो ध्यान है वो भटक जाता है। ऐसे में एलिस जो है पॉली की टांग को जो है स्टेयर लिफ्ट में अटका देती है एंड फिर स्टेयर लिफ्ट चालू करती है, जिससे धीरे धीरे करके पॉली नीचे की ओर चली जाती है, जहाँ पर फिर हम देखते हैं कि पॉली जो है उससे आजाद होने के लिए उसी कांच के टुकड़े से अपने पैर को कट करने लगी थी। अब एलिस ये चीज देख रही होती है कि तभी ऊपर से कोई नीचे गिरता है। जब एलिस चेक करती है तो वो देखती है कि जोसेफ की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है एंड एडगर उसे देखकर उसकी ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर एलिस जो है सूजन को लेकर बाथरूम में छुप जाती है एंड दरवाजा लॉक कर देती है, जहाँ पर सबसे पहले एलिस जो है अपने कान से वो पेन रिमूव करती है, साथ ही साथ वो सूजन के हाथों को बांध देती है ताकि वो कुछ कर ना पाए, जहाँ पर सूजन जो है एलिस को ही बुरा भला बोलने लग गई थी एंड वो बोलती है कि उसके कारण ही जो है उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई एंड वो उससे नफरत करती है, जहाँ पर एलिस जो है सूजन को उसकी बकवास बंद करने के लिए बोलती है एंड बोलती है कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पास्ट के कारण हो रहा है एंड जो भी चीज हो रहा है ना वो तुम डिजर्व करते हो। एलिस ये भी बोलती है कि वो चाहती तो उसे वहाँ पर ही छोड़ के भाग सकती थी, लेकिन उसे यहाँ तक लेकर आई है। अब ये सब सुनने के बाद जो सूजन है वो शांत हो जाती है, जिसके बाद एलिस जो है ग्रास कटर की मदद से सीलिंग वाले एरिया को जो है कट कर रही थी ताकि वो एटिक तक पहुंच सके, लेकिन फिर यहाँ पर सूजन जो है वो भी एक डेडाइट बन जाती है, जिसके बाद वो एलिस पर अटैक करती है एंड फिर यहाँ पर एलिस और सूजन के बीच में जो है एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे तैसे करके एलिस जो है सूजन से अपनी जान बचा के एटिक तक पहुंचती है। अब एलिस जो है उस जगह पर उस कांडेरियन डैगर को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे याद था कि जोसेफ ने अपने नाना का सारा सामान यहीं पर छुपा के रखा है, जहाँ पर उसे कई सारे चाकू भी दिखते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर जोसेफ की आवाज सुनती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो वो नॉर्मल था, लेकिन बाद में उसकी वॉइस डेडाइट जैसे बन जाती है, यानी कि जोसेफ भी अब डेडाइट बन चुका है एंड वो एटिक तक बढ़ रहा है, जिसके चलते एलिस जो है जल्दी से वहाँ पर रखे हुए चाकू को चेक करने लगती है एंड ऐसे में उसे एक डैगर मिलता है जो कि बहुत अलग सा था एंड उसी डैगर से वो जोसेफ को स्टैब करती है। अब ये जो डैगर है हमें एग्जैक्ट डैगर ईविल डेड की सेकंड मूवी जो कि 1987 में आई थी वहां देखने को मिलती है, जहां पर इस डैगर की मदद से जो है डेडाइट्स को हराया जा सका था। तो ये भी एक तरह का ईस्टर एग है, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज ये होती है कि इस डैगर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये असली डैगर नहीं था। और ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर ईस्टर एग तो डाला गया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ऑडियंस को भी ट्रिक किया गया है, जिसके बाद एलिस जो है एक एक करके बाकी सारे चाकू भी जो है जोसेफ पर स्टैब करने लगती है एंड आखिरी में वो एक और चाकू को स्टैब करती है, जिसके बाद जाके जोसेफ रुकता है एंड वही डैगर था कांडेरियन डैगर। अब बेंजामिन की जो रिकॉर्डिंग्स थी उसके हिसाब से कांडेरियन डैगर जो है कांडेरियन डीमंस को जो है रिमूव कर देता है, जिसके कारण वो डेडाइट्स वहाँ पर तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। जहाँ पर जोसेफ तो खत्म हो गया था, लेकिन बाकी सारे जो डेडाइट्स है वो अभी भी जिंदा है एंड वो भी एटिक तक पहुंच गए थे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर मुझे ये चीज बतानी थी कि जो मेरी AI इमेज जनरेट करने की जो लिमिट थी ना वो खत्म हो चुकी है। तो इसके बाद आपको जो भी चीज देखने को मिलेगी वो सिंपली स्क्रीनशॉट होगा जिसे मैंने मोशन में रखा हुआ है, जहां पर आपकी वीडियो देखने की जो क्वालिटी है वो जरूर लो होगी, लेकिन मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। बस यही बताना था, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब एलिस जो है एटिक की खिड़की से रूफटॉप में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर स्लिप खा जाती है, जहाँ पर एलिस अपने आप को जैसे तैसे तो स्टेबल कर देती है, लेकिन कांडेरियन डैगर नीचे गिर जाता है। अब सूजन और एडगर भी वहाँ पर पहुंच गए थे, जिससे बचने के लिए एलिस जो है वहाँ पर मौजूद चिमनी के अंदर जाती है एंड वहाँ पर वो चिमनी के बीचों बीच जो है अपने आप को रोक लेती है, क्योंकि जैसे ही सूजन जो है चिमनी से अंदर आती है तो एलिस ग्रास कटर की मदद से सूजन पर अटैक करती है एंड उसे वहीं पर खत्म कर देती है। एंड इसके बाद एलिस जो है उसी चिमनी के थ्रू घर के अंदर आती है, जहाँ पर सूजन तो खत्म हो
गई थी, लेकिन एडगर अभी भी जिंदा था, जो कि ऑल्सो चिमनी के थ्रू अंदर आ चुका था। जिसके बाद एलिस जो है ग्रास कटर से एडगर के ऊपर भी अटैक करती है एंड उसके सर को खोल देती है। एंड हम स्टार्टिंग के सीन में देखे ही थे कि थिया ने उसी जगह पर जो है फ्यूल वगैरह छिड़का था, तो वो फ्यूल अभी भी वहाँ पर मौजूद है एंड एलिस को ये चीज याद थी। जिसके बाद एलिस जो है एक लाइटर निकाल के जो है वहाँ पर आग लगाती है। इसके बाद एलिस जो है घर से बाहर निकलती है एंड कांडेरियन डैगर को लेती है, जहाँ पर एडगर का डॉग भी वहाँ पर आ चुका था एंड वो एलिस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलिस कांडेरियन डैगर से उस डॉग को भी खत्म कर देती है। अब इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एलिस देखती है कि विल वहाँ पर आ चुका है। अब हम स्टार्टिंग के सीन से ही जानते हैं कि विल डेड बन चुका था और वो हम फ्यूनरल होम में देखते भी है। इसके बाद जब पॉली जो है डेड बनती है तो सूजन को बताती है कि सारा परिवार एक होने वाला है एंड विल रास्ते में ही है। इसके अलावा जब सूजन डेड बनती है तो वो भी एलिस को ये चीज बोलती है कि अतीत से भागा नहीं जा सकता एंड एलिस भी अपने अतीत से नहीं भाग पाएगी एंड विल एलिस को ढूंढेगा एंड उसे खत्म करेगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग से ये चीज सेटअप की जा रही थी कि विल आखिरी में आएगा एंड विल आ गया, जहाँ पर विल की बॉडी जो है पूरी तरह से जल चुकी थी, डिफॉर्म हो चुकी थी एंड एलिस ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है एंड सीधे वो उसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर विल के फ्यूनरल हुआ था, लेकिन वहाँ पर अभी कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन एलिस सेंस कर पा रही थी कि विल उसके आसपास ही है। अब एलिस को जो है उसी जगह से एक मोबाइल मिलता है जिसपे वो कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से फोन पर जो है विल का फेवरेट सॉन्ग बजने लगा था एंड फिर हम नोटिस करते हैं कि विल वहाँ पर आ चुका है, जो कि धीरे धीरे करके जो है एलिस के पास आ रहा था एंड एलिस भी जो है एक बुलडोजर के पास छुपी रहती है एंड वो विल के शैडो को नोटिस करते रहती है कि जैसे ही वो पास आएगा एलिस जो है कांडेरियन डैगर से उसके ऊपर अटैक करेगी। लेकिन फिर अचानक से विल गायब हो जाता है एंड ऐसे में जब एलिस का ध्यान नहीं रहता है तो विल पीछे से आकर एलिस को पकड़ता है एंड उसे एक गड्ढे में फेंक देता है, जहाँ पर एलिस गड्ढे में गिरने से पहले उसके हाथ से कांडेरियन डैगर जो है स्लिप खा जाता है एंड बाहर गिर जाता है एंड एलिस जब गड्ढे के अंदर गिरती है तो एलिस के पैर के अंदर जो है एक लोहे का सलिया घुस जाता है, जहाँ पर विल एलिस को बोलता है कि वो उसके बिना नहीं जी सकता एंड अब वो उसे भी जीने नहीं देगा। टैंकर ट्रक में मौजूद तार को जो है उस गड्ढे में डालने लग जाता है, जहाँ पर एलिस जैसे तैसे करके उस सलिए को अपने पैर से बाहर निकालती है, लेकिन ऐसे में विल अंदर आ चुका था एंड वो एलिस को पकड़ के पूछता है कि डैगर कहाँ पर है। ऐसे में एलिस अपने जेब से एक चाकू निकालती है, जहाँ पर ये चाकू उसने एडगर के पास से ली थी, जिसे वो साइड में फेंक देती है, जहाँ पर ये डिकॉय काम कर जाता है क्योंकि विल का ध्यान भटक जाता है एंड ऐसे में एलिस जो है वायर खींच के एक इंडस्ट्रियल ड्रिलर को जो है अपने पास लेकर आ जाती है एंड उसी के थ्रू जो है वो विल के ऊपर अटैक करती है। अब इस पॉइंट पे एलिस को लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है एंड वो गड्ढे से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी विल जो है उसी के पॉकेट नाइफ से उसके पैर पे अटैक करता है एंड फिर से पूछता है कि डैगर कहाँ पर है, जहाँ पर एलिस को जो है बाहर में कांडेरियन डैगर मिल जाता है एंड फिर वो उसी डैगर को लेकर विल के ऊपर अटैक करती है एंड जैसे वो अटैक करती है तो वो विल के नॉर्मल सेल्फ को देखती है एंड ये देखकर एलिस थोड़ी इमोशनल हो गई थी, लेकिन फिर वो विल को देखकर बोलती है कि दिस इज नॉट इनफ एंड इसके बाद वो अपने हाथों से विल के चेहरे को जो है मसल के तोड़ देती है एंड फाइनली इसी पॉइंट पे जाके जो है विल खत्म होता है। जिसके बाद हम आखिरी में देखते हैं कि एलिस जो है रेंगते रेंगते जो है रोड तक पहुंचती है एंड एम्बुलेंस और पुलिस वगैरह जो है वहां तक आ चुके थे, जो कि फिर एलिस को रेस्क्यू करते हैं एंड इसी पॉइंट पे इस फिल्म की जो स्टोरी है वो एंड होती है। अब हमें एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिड क्रेडिट सीन के अंदर हम उसी पुराने घर को देख रहे होते हैं जो कि आग में जल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि पॉली अपना पैर काट के वहाँ से भाग चुकी थी। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम पॉली के कैरेक्टर को ही देखते हैं जो कि एक रोड में रेंगते हुए जा रही थी, तब एक लेडी अपने कार को उसके पास रोकती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन पॉली यही चीज चाहती थी एंड जैसे वो लेडी उसके पास आती है तो पॉली उसके ऊपर अटैक कर देती है, यानी कि अब वो लेडी भी एक डेड बन जाएगी। अब पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम उसी फ्यूनरल होम को देखते हैं जहाँ पर उस जगह की मैनेजर अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आई रहती है। अब उसकी बेटी वहाँ पर रखे अर्न्स यानी कि उन कलश जहाँ पर क्रेमेटेड बॉडीज के एशेस वगैरह को रखा जाता है, उसे देखकर पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसे में वो मैनेजर बताती है कि कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ लोगों की जो बॉडीज है उनका जब क्रेमेशन किया जाता है तब कोई भी फैमिली मेंबर्स वहाँ पर मौजूद नहीं रहता, इसीलिए वो उनके एशेस को उनके राख को जो है इन कलश में रखकर यहाँ पर महीने भर के लिए रखती है ताकि फ्यूचर में अगर कोई आए तो वो इन कलश को लेके जा सके। और ये बोलकर वो मैनेजर कुछ काम से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर फिर वो बच्चे उन अर्न्स में लिखे हुए नाम को पढ़ती है, जहाँ पर पहला नाम रहता है क्रिस्टोफर लैरी एंड फिलहाल ये कौन सा कैरेक्टर है ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन जो दूसरा नाम रहता है वो रहता है एली बिक्सर एंड ये वही कैरेक्टर है जो कि हमें इविल डेड राइज में देखने को मिली थी। अब यहाँ पर उस बच्चे को कुछ आवाज आती है एंड ऐसे में वो एक मिरर के पास जाती है एंड मिरर में वो एली बिक्सर का ही रिफ्लेक्शन देखती है जो कि उससे इंटरेक्ट कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक से जो है लाइट फ्लिकर होता है एंड फिर हम
एली के डेडाइट फॉर्म को जो है उसी बच्चे के पीछे देखते हैं जो कि उस बच्ची को अनलाइव कर देती है। अब मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ ये चीज क्लियर है। मिड क्रेडिट सीन में सिंपली चीजों को क्लिफ हैंगर में रखा गया है कि यहाँ पर ईवल जो है कम्प्लीटली डिफीट नहीं हुआ है एंड अब ईवल वापस आएगा। तो यहाँ पर चीजें तो क्लियर है कि यहाँ पर चीजों को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर छोड़ा गया है। अब अगर हम पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से पोस्ट क्रेडिट सीन जो है काफी अननेसेसरी था। मतलब यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या ही दिखा दिया है, एली के कैरेक्टर को वापस ले आया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ना काइंड ऑफ सेंसलेस था। क्योंकि सबसे पहली बात इविल डेड राइज में जो एली का कैरेक्टर दिखाया गया है जब वो डेडाइट बन जाती है तो आखिरी क्लाइमेक्स में जो है उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ उसका सर बचता है। एंड भले ये डेडाइट्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो ये अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये चीज सेंसलेस थी। अब अगर ये चीज सेंस नहीं बनाती है तो ये बोला जा सकता है कि शायद तक एली की स्पिरिट वहां पर आई होगी, पर ये चीज भी सही क्यों नहीं है क्योंकि एली जो है वो बुरी नहीं थी, उसके अंदर का शैतान था वो बुरा था। तो अगर शैतान को यहाँ आना होगा तो वो एली का रूप क्यों लेगा, वो किसी और पर्सन का रूप लेगा। तो ये चीज भी काइंड ऑफ सेंस नहीं बनाती है। तो बेसिकली ये जो पूरा सिनेरियो था ना ये एक तरह का सिर्फ कैमियो था, क्योंकि जो इविल डेड राइज थी वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी एंड दोनों मूवी को कनेक्ट करने के लिए जो है इसे यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है कि इविल डेड राइज और इविल डेड बर्न एक ही यूनिवर्स में है। एंड ऑल्सो इस फ्रेंचाइज की जो नेक्स्ट मूवी है उसका टाइटल है इविल डेड रैट, जो कि एक्चुअली एक प्रीक्वल मूवी होने वाली है, यानी कि ये मूवी इविल डेड राइज से भी पहले की मूवी है। तो एली के कैरेक्टर को यहाँ पर प्रेजेंट करना किसी भी तरीके से सेंस नहीं बनाता है। बाकी मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। वैसे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मुझे लगा था कि मैं 2 दिन में ये वीडियो बना लूंगा, लेकिन मुझे 4 दिन लग गए इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, आप ऐसे कॉन्टेंट और देखना चाहते हैं, जिससे मुझे भी एक छोटी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ऐसी वीडियोस बनानी है। विद दैट सेड मैं इस वीडियो को यही पेंट करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।